सो हे गाइस, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग द न्यू सेगमेंट. यस, हियर वी हैव. तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 2 वन शॉट मिल चुके होंगे और उन दोनों में हम लोगों ने नो डाउट यूनिट 1, 2, 3 एंड साथ में यूनिट 6 मैंने कराया था. तो आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. क्या यूनिट 4 में हम वन शॉट में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. एंड जैसा कि मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूं कि मेरा फोकस एक ही चीज पे है, वो है स्टडी मैट. जो ICAI का मॉड्यूल है हम उसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में, किसी भी मैनर में. ये बात आपको ध्यान में रखना है. ICAI का मॉड्यूल हमारे लिए मैंडेटरी है. वो हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान है. तो हम उसको किसी भी हालत में, चाहे आप में से कोई कुछ भी कहे कि सर वर्ड टू वर्ड वो रीड कर रहे हैं, कुछ भी करें, मुद्दा एक ही है कि हमें इस मॉड्यूल को नो डाउट हमें इस पे ही फोकस करना है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम होगा वो डेफिनेटली उसी सेगमेंट पे, उसी पैटर्न पे होने वाले हैं. तो दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे बात करूंगा कि हम इस पूरे के पूरे सेगमेंट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला व्हाट वी हैव टू डू कि सर पहला परफॉर्म करेगा कौन. नंबर 2, इन केस ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस. एंड जॉइंट प्रॉमिस के केस में what about the liability of joint promisor and promisee. Then we have right will also be there. Time and place regarding the performance. Then reciprocal promise, उसके बारे में हम बात करने वाले. And then we have you can say the appropriation. ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कायदे से बताऊं लास्ट एग्जाम में इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं. तो चलिए, तो टॉपिक है सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दोस्तों, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी ऑब्लिगेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो प्रॉमिस किया है, हमें उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा. एंड हम उसी प्रॉमिस को यहां पे नाम क्या देने वाले दोस्तों, हम वही प्रॉमिस, वही ऑब्लिगेशन जो हमें परफॉर्म करना है, तो उसी को हम यहां पे क्या बोलेंगे, देन इट इज सेड टू बी द परफॉर्मेंस. यस, वही हमें परफॉर्म करना है, वही हमारी ऑब्लिगेशन है. एंड उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना, तो विच मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन. अच्छा, अब लॉ ये कहता है कि सर वो ऑब्लिगेशन आइदर दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड एक्चुअली, और या फिर हम उसको परफॉर्म करने के लिए हम ऑफर देने की बात कर रहे हैं, विच इज नॉन एज ऑफर टू परफॉर्म. तो आज के बाद सेक्शन 37 यहां पे 2 अलग अलग परफॉर्मेंस की बात करते हैं. The one which is said to be actual performance, and जहां पे पार्टी ने जो भी प्रॉमिस किया था दोस्तों, उस ऑब्लिगेशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो हम उसको नाम देंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन इट इज सेड टू बी एक्चुअल परफॉर्मेंस वंस यू फुलफिल द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड. जैसे एग्जांपल है, X borrows 5 lakh rupees from Y with a promise to be पेड आफ्टर 1 month. एंड X ने यदि वो ड्यू डेट पे अमाउंट अपना रीपे कर दिया, सो देन इट इज सेड टू बी द एक्चुअल परफॉर्मेंस. के जो आपको परफॉर्म करना था वो अल्टीमेटली आपने परफॉर्म कर दिया. तो ये बन गया हमारे लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले सेगमेंट पे आते हैं दोस्तों. नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम ऑफर टू परफॉर्म बोल सकते हैं, एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं, एंड इवन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोल सकते हैं. इसके 3 यहां पे अलग अलग नाम है दोस्तों. Number 1, offer to perform. Number 2, we have attempted to perform, attempted performance, and then tender of performance. So, इसका मतलब यह है कि जब आपकी परफॉर्मेंस ड्यू हुई, उस पर्टिकुलर डेट पे उस ऑब्लिगेशन को आपने परफॉर्म तो कर दिया. The promiser offered to perform the obligation. But the important part यह है कि प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया. हो सकता है कि जो परफॉर्म जिस मैनर में करने के लिए बोला गया था, उस मैनर में आपने वो परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन मुद्दा यह है कि आपने परफॉर्म किया. आंसर इज यस. तो इसका मतलब है कि यदि आपने परफॉर्म किया है तो 100% नो डाउट हम उसको यहां पे एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानेंगे कि सर आपने परफॉर्म किया है, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस रिजेक्शन हो गया, उसको रिफ्यूज कर दिया गया. दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट अकॉर्डिंग टू यू, आपने नो डाउट अपना काम जो आपको करना चाहिए था वो आपने काम किया. तो गाइज, हियर वी हैव एग्जांपल.
ए प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स, किसको डिलीवर करना है? बी को, और बी टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, but B refused to take the delivery of the goods, and this is an attempted performance as A, the promiser, has done what he was required to do over there. तो इसका मतलब आपने उस एक्ट को परफॉर्म तो किया, लेकिन B ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो दिस इज सेड टू बी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. कॉमन सेंस आपने कभी डे टू डे लाइफ में सुना होगा. एक होता है दोस्तों क्राइम एक्चुअली कमिट करना, एक होता है क्राइम कमिट करने के लिए कोशिश तो किया गया, बट वो क्या हो गया आपका? सक्सेसफुल नहीं हो पाया. तो वैसे ही यहां पे गुड्स या तो डिलीवर किया गया और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई, या फिर वो पर्टिकुलर गुड्स आपने डिलीवर तो किया बट उसका रिजेक्शन हो गया, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो हम उसको नाम क्या देंगे? देन इट इज सेड टू बी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का हम उसको नाम देने वाले हैं. ये था कहानी किसके रिगार्डिंग? जब हम परफॉर्म करेंगे तो क्या सिचुएशन और क्या सिनारियो हो सकता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट है कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी, और वो बातें ये कि जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगा तो उसके लिए पहला कंडीशन है कि दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन. जैसे ए ऑफर टू बी टू रीपे ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, आंसर इज नो. हाउ यू कैन से द सेम? आपने पैसा लिया था और आपने बोला था विद इंटरेस्ट पे करोगे, और अब आप कह रहे सर मैं सिर्फ प्रिंसिपल दूंगा. नहीं, क्योंकि जब ऑफर आपने दिया था तभी सारी बातें डिसाइड हो गई थी और उसके अकॉर्डिंगली नो डाउट सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंसीडर कर लिए गए थे. तो लेटर ऑन आप उसमें कोई भी किसी भी मैनर में कोई कंडीशन ऐड ऑन नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई जो आपने प्रॉमिस किया है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना है. वाइल यू आर गोइंग टू परफॉर्म और यू आर गोइंग टू यस अटेम्प्ट की बात करें तो दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इन बोथ द केसेस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कंडीशन आप नहीं लगा सकते हैं, तो अनकंडीशनल सेगमेंट विल बी देयर, ये आपको ध्यान रखना. सो द होल ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ही आपको पे करना पड़ेगा. यस गाइस, तो दोनों चीजें ध्यान रखना. अच्छा, उसके बाद प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हैज टू बी देयर. नेक्स्ट, देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. यू हैव टू मेंशन कि भाई सिंपल सी बात है कि सर प्रॉमिसर गुड्स डिलीवर करना है, कितने बजे करना है और कौन से प्लेस पे करना है. हाँ, यदि कोई पार्टी आपस में एग्रीमेंट हो गया तो फिर तो हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंगली. तो इसका मतलब है, और यहां पे देखो कितने बजे डिलीवर करो? 2. लॉजिक बनता है? नहीं बनता है. तो इसका मतलब है यदि टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो टाइम की बात करेंगे, नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम की बात करते हैं. एंड रीजनेबल टाइम डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ओवर देयर. एंड गुड्स की डिलीवरी की बात है तो यू हैव टू गिव द प्रॉपर टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. उसको वेरीफाई करने का आपको पूरा मौका देना है जो गुड्स आपने यहां पे डिलीवर किए. तो इसका मतलब 3 बातें सबसे पहले ध्यान रखना है. पहला पॉइंट, नंबर 1 अनकंडीशनल, नंबर 2 देयर शुड बी स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, अदरवाइज रीजनेबल. नेक्स्ट, यू हैव टू गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट पर्पस? टू एग्जामिन द गुड्स. तो गुड्स को एग्जामिन करने का पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है, जो ऑब्लिगेशन है यू नीड टू परफॉर्म इट एज अ होल. चलो, इसको मैं ना सम अप करके आपको नोट करा देता हूं. देखो, आपने डेफिनेटली नोट इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले बहुत किया होगा, लेकिन फिर भी यहां पे क्रक्स एक कंक्लूजन की बात जरूर करते हैं, एंड दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस गाइस, तो ये हमारा टॉपिक है. इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले परफॉर्मेंस क्या होगा एंड देन हम उसके टाइप्स की बात करें. तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहां पे इसकी मीनिंग की बात करें. तो दोस्तों मीनिंग में सिंपल याद रखना है, तो दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय दी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे? प्रॉमिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. यस, तो यहां पे हम लोग प्रॉमिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात. सो और या फिर ऑफर टू परफॉर्म, तो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. तो गाइज हियर वी हैव टाइप्स ऑफ, यू कैन से द परफॉर्मेंस.
तो दोस्तों टाइप्स हैविंग अ टू डिफरेंट कैटेगरी, द वन विच इज सेड टू बी एक्चुअल परफॉर्मेंस, yes, the first part here we have, and if I'm talking about the second segment which deals with the attempted, परफॉर्मेंस, जिसको हम इवन ऑफर टू परफॉर्म बोल सकते। तो गाइज सबसे पहले वाले केस में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है fulfillment of the obligation as per the terms of contract. Yes guys, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो काम करना था वो आपने काम कर दिया. That's why this will become the first part. Now we have second. Attempted में इसके बारे में एंड देन इसके लिए कंडीशन. तो सबसे पहले अटेम्प्टेड, सो इसका मतलब है इट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय द whom, बाय द promisor, but refuse to accept by the whom, by the promisee. तो promisee ने क्या कर दिया दोस्तों? रिफ्यूज कर दिया. तो अब इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशन. तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए. कंडीशन नंबर 2 यहां पे किसकी बात करते हैं? क्योंकि अभी हमने सारी बातें पढ़ी कि जो आप बात कर रहे हैं, देन टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. यस, और टाइम नहीं तो रीजनेबल की बात करते हैं. नेक्स्ट वी हैव, सो अगला पॉइंट अपॉर्चुनिटी. क्या देना है आपको? टू एग्जामिन द गुड्स एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू. इसके बाद लास्ट सेगमेंट में हम यहां पे बात करें तो क्या आएगा? यस सर, फुलफिलमेंट ऑफ you can say the whole obligation. तो आपको पूरा का पूरा जो ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करना है. तो दीज आर द टर्म्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस. और इस पूरे सेगमेंट में अभी तक की कही हुई बातें यहां पे मैंने प्रिस्क्राइब की. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट की यदि परफॉर्म की बात करते हैं तो वॉट एवर बी द प्रॉमिस विच यू हैव मेड, जो आपने परफॉर्म करने के लिए जो भी यहां पे आपने क्या किया, ऑब्लिगेशन की बात की, तो हम उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ध्यान रखना है, दैट शुड ऑलवेज बी एज पर द टर्म. यदि आपने परफॉर्म कर दिया और उसकी एक्सेप्टेंस हो गई तो वो एक्चुअल बन गया. और जहां पे रिजेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन विल बी डिफरेंट. और ये अटेम्प्टेड में आपको ध्यान रखना. तो आई एम श्योर अबाउट इट, यहां तक ये बातें समझ में आ गई. चलो अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अगले पॉइंट में प्रोसीड करते हैं दोस्तों. एंड द नेक्स्ट पास्ट सेगमेंट, एंड हियर वी हैव व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो अगले पॉइंट पे, यस, अब यहां पे 2 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर ये है आपका सबसे पहले, हु कैन परफॉर्म. इसका मतलब है परफॉर्म कौन करेगा. तो बोला सर परफॉर्म करने की बात करें तो सबसे पहले बाय दी प्रॉमिसर. कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर. अच्छा, प्रॉमिसर की बात तब होगी जब कहीं ना कहीं द परफॉर्मेंस
किस पे डिपेंड है? डिपेंड अपॉन द स्किल और यू कैन से द जजमेंट एक्सेट्रा। इट मींस जो काम है वो प्रॉमिसर ही कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? उसके स्किल पे, उसके परफॉर्मेंस पे। तो फिर उसको ही परफॉर्म करना है, उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है। नंबर 2, बाय द होम, बाय द एजेंट। कौन परफॉर्म कर सकता है? हाँ, लेकिन ये कब? जब उसके स्किल पे, उसके नॉलेज पे, उसके जजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में कौन कर सकता है? बाय द होम, बाय द यू कैन से द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यस, बट ये किस केस में? इन केस ऑफ डेथ। प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो प्रॉमिसर के डेथ के केस में हम इसको परफॉर्म करने की बात करेंगे। बट इन दोनों ही केस में ध्यान रखना कि जो परफॉर्मेंस है इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्किल और यू कैन से द जजमेंट एक्सेट्रा ऑफ प्रॉमिसर। यस, तो प्रॉमिसर के स्किल, जजमेंट वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दोस्तों, एजेंट, ड्यूली ऑथराइज एजेंट कैन बी देयर, और हम डेथ की बात करें तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे। और यदि उसकी स्किल और उसके नॉलेज पे है तो फिर उसको ही परफॉर्म करना है, उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज नोन एज बाय द होम, बाय द थर्ड पार्टी। यस, अच्छा, थर्ड पार्टी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और वो ये है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब थर्ड पार्टी की एक्नॉलेजमेंट जरूरी है दोस्तों, कि हां, जो आप गुड्स बाय सेलर से लेने की बात कर रहे थे तो वो सेलर नहीं, वो गुड्स मैंने आपके बिहाफ पे मैंने होल्ड कर रखा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। नाउ वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी, और वो कैटेगरी है इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके रिगार्डिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस। तो यदि जॉइंट प्रॉमिस है तो फिर वो परफॉर्म कौन करेगा? तो देखो, जॉइंट प्रॉमिस के केस में सबसे पहला पॉइंट, ऑल, यदि कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं हो रखा है, तो ऑल दी जॉइंट प्रॉमिसेस क्या होने वाले? जॉइंटली लायबल। तो इसका मतलब वो सबके सब जॉइंटली लायबल होने वाले। पॉइंट नंबर फर्स्ट। नंबर टू, तो पहला हो गया यहां पे क्या? ये सभी के सभी यहां पे जॉइंटली लायबल हो जाएंगे। नंबर 2, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी प्रॉमिसर। तो जॉइंट प्रॉमिस के केस में किसी एक की प्रॉमिसर की, किसी दो की डेथ हो गई, तो फिर उस केस में क्या आएगा? तो उस केस में आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका? उस डिजीज्ड प्रॉमिसर का, along with all the remaining joint promises। तो इसका मतलब हो गया कि जो रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर है वो सब के सब यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ क्या होने वाले? लायबल हो जाएंगे। दोस्तों, द नेक्स्ट पार्ट हियर वी हैव, और यदि क्या हो गया? इन केस ऑफ
डेथ ऑफ ऑल दी जॉइंट प्रोमिसेस। यदि सभी के सभी प्रोमिसर की यहां पे क्या होगी, डेथ होगी, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन, तो फिर क्या होगा, तो फिर दोस्तों लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी जॉइंट प्रोमिसर्स जॉइंटली लायबल। हाँ, बट एक बात ध्यान रखना, इन दोनों ही केस में रेलेवेंसी किस चीज की है कि सर यदि वो पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है तो कहानी अलग होने वाली है, लेकिन यहां पे हम ये मान के चलें यदि वो पर्सनल स्किल्स पर डिपेंडेंट नहीं है तो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सर परफॉर्म करेगा कौन, तो हु कैन परफॉर्म एंड हु मे बी लायबल टू परफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन जो यहां पे मैंने बात की। तो फटाफट यहां पे देखो वन बाय वन हम उस सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहे हैं, प्रोमिसर हिमसेल्फ, लेकिन वो तब जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं उसके स्किल पे, उसके पर्सनल कॉन्फिडेंस पे, उसके नॉलेज पे डिपेंडेंट करते हैं। पार्टी का ट्रस्ट उसके पास है, उसके अलावा किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि आपको ही करना पड़ेगा। जैसे ए प्रोमिसेस टू पेंट पिक्चर, तो दोस्तों पिक्चर बनाने की बात हुई और हमें पता है ए से बेटर कोई और पिक्चर बना ही नहीं सकता है, तो डेफिनेटली हम किसकी बात करेंगे कि सर ए को ही वो परफॉर्म करना है, ए के अलावा और किसी भी पर्सन के पास वो स्किल्स नहीं है। क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया है क्योंकि वहां पे ये बात कंफर्म था कि हमें ए से ही मतलब था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी एजेंट, जो अभी हमने बात की, तो एजेंट हियर भी यहां नेक्स्ट कौन आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने बात की यहां पे। बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो सिंपल याद रखना, एज इन द केस ऑफ द डेथ, एज इन द केस ऑफ द डेथ ओवर देयर, सो सिचुएशन ऑफ डिजीज्ड प्रोमिसर की बात करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलो उसके बाद जैसे एग्जांपल है, ए प्रोमिसेस टू पे 1 लाख रुपीज ऑन द डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स। ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस आइदर हिमसेल्फ और कॉजिंग सम एल्स टू पे द मनी टू बी। यदि ए की मौत होगी दोस्तों तो वही पेमेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, क्योंकि यहां पे कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा एक और पॉइंट, एजेंट के केस में यदि सेम स्किल जो प्रिंसिपल के पास है वो एजेंट के पास है तो डेफिनेटली वो भी वो परफॉर्म कर सकता है, बट इट डिपेंड्स क्या वो स्किल वहां पे उसके पास अवेलेबल है या नहीं। यदि वो स्किल अवेलेबल हुआ तो हम परफॉर्म करने की बात करेंगे, वो स्किल नहीं हुआ तो हम परफॉर्म करने की बात नहीं करने वाले। यस गाइस, तो ये रहा एक एग्जांपल, दूसरा यू जस्ट रीड इट, नथिंग मोर देन दैट। नाउ वी हैव थर्ड सेगमेंट। तो अभी मैंने कहा कि सर थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस से भी नो डाउट माना जाएगा कि सर वो प्रोमिसर ने क्या किया, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिए। तो द परफॉर्मेंस एज मेड बाय द होम बाय द थर्ड पार्टी, वी विल डेफिनेटली एज्यूम कि वो परफॉर्म किसने कर दिया, तो वो स्पेसिफिकली यहां पे किसने कर दिया, तो सर बेसिकली यू कैन से प्रोमिसर ने कर दिया। तो जैसे लिखा है, ए रिसीव्ड सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make the payment. But C, जो जानता था, is known to A, उसने 60,000 रुपए पे कर दिए। तो बताओ लॉजिकली देखा जाए, चाहे A को पता हो या ना पता हो कि 1 लाख में से 60,000 पे कर दिया गया, आंसर इज यस। तो रिमेनिंग कितना बचा, 40। तो अब ये बताओ कितना क्लेम हो सकता है, सिर्फ 40, क्योंकि उसके लिए 60 ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो 60 क्लेम नहीं कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही अमाउंट क्लेम करोगे, एंड वो आपका कितना अमाउंट, दैट इज सेड टू बी हाउ मच, 40,000 विच वी कैन क्लेम, क्योंकि और यहां पे कुछ अमाउंट क्लेम करने की बात नहीं करने वाले। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज नॉन एज जॉइंट प्रोमिसर। तो दोस्तों जॉइंट प्रोमिसर के केस में अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यदि कुछ और एग्री हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होंगे, उनकी लायबिलिटी की बात करेंगे। बट यदि कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो यहां पे हम टर्म्स की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पे लायबिलिटी की बात करने वाले हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी की बात करेंगे। तो व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then unless contrary intention का मतलब है if anything specified in a contract, तो फिर हम उसके हिसाब से यहां पे बात करने वाले हैं। देखो लॉ में आप ऑर्डिनरी टर्म्स पे नहीं चल सकते हो,
जो कहता है ना सिंपल लिखो तभी मार्क्स नहीं आते हैं, कुछ भी करो आपको लीगल टर्म्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ इंग्लिश, इट्स ए पेपर ऑफ लॉ, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीगल टर्म, यू हैव नो चॉइस। यस दोस्तों, तो आज से वो सभी पार्टी जॉइंटली लायबल हो जाएंगे, और कोई एक मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिमेनिंग, सारे मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये बात मैंने अभी डिस्कस किया। तो ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस किया इसने कितने अमाउंट पे करने के लिए, 6 लाख। टू डी हियर ए एंड बी एंड सी यहां पे क्या हो जाएंगे, जॉइंटली लायबल हो जाएंगे। अच्छा, ए की मौत हो गई परफॉर्म से पहले, तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बी और सी यहां पे क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे परफॉर्म करने के लिए। सारे मर गए तो सबके रिप्रेजेंटेटिव यहां पे क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे, क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर एज इन द केस ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस के केस में किस तरीके से हम उसको कंसिडर करने वाले थे, ये हमने डिस्कस किया। चलो अब हम रेस्ट ऑफ द केस में हम लायबिलिटीज की बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटीज एज इन द केस रिमेनिंग सेगमेंट। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टर्म। तो पहला पॉइंट, दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो मतलब जॉइंट प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस। यस, तो आज से ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम उनको फुलफिल करना है। पहला पॉइंट वही सेम। दूसरा, डेथ हो गया तो फिर वही सेम सिचुएशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें। यस, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद अ सर्वाइवर, मतलब जो बचे हुए जॉइंट प्रॉमिसर हैं। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर तो फिर तो डेफिनेटली सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे जॉइंट प्रॉमिसर ओरिजिनली लायबल थे वैसे ही अब ये सबके सब लायबल माने जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। तो हियर वी हैव सिमिलर पॉइंट लिखा है, एक्स वाई एंड जी जॉइंटली बोरोड मनी मस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, वो सब जॉइंटली पे करेंगे। और अपॉन डेथ, यदि एक्स की डेथ हो गई तो कौन आएगा, नो डाउट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेट्स से यहां पे एस बोला गया। और नेक्स्ट में इफ इन एन एक्सीडेंट सब के सब मर गए तो फिर सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहां पे लायबल माने जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बेसिक पार्ट हमेशा याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उतने ही अमाउंट तक के लिए लायबल होगा जितने अमाउंट तक, जितने वैल्यू तक की उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। विच मीन्स एक पर्सन के मरने के बाद उसके सारे जायदाद, सारे प्रॉपर्टी किसके होते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जितना वो प्रॉपर्टी और जायदाद मिलेगा उतने ही अमाउंट तक हम लायबिलिटी की बात करते हैं, उससे बियॉन्ड हम अमाउंट की लायबिलिटी की बात नहीं करने वाले हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यस, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में, क्या अकेले किसी एक प्रॉमिसर को कंपेल किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए, तो बोला यस, प्रॉमिसी में यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो प्रॉमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ओवर देयर, तो प्रॉमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर, किसी भी एक से वो पैसा क्लेम किया जा सकता, और जिससे वो क्लेम हुआ फिर वो रिमेनिंग से कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशंस की बात करेगा। तो इसका मतलब है रिमेनिंग से वो एक्सपेक्ट करेगा भाई आपको भी यहां पे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मेरे से परफॉर्मेंस की बात बोली गई तो मेरी अकेली की लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी सबकी है, एंड दैट्स व्हाई वो आप सबको ही यहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर लायबल ओवर देयर, तो सबको यहां पे परफॉर्म करना जरूरी हो जाता है। सो यस गाइस, तो सबके लिए यहां पे मैंडेटरी। अब मुद्दा यह है कि सर इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, यदि किसी एक ने डिफॉल्ट किया तो फिर उसके हिस्से का शेयर कौन लेगा, मतलब बेसिकली क्या वो सिर्फ वही लायबल होगा, किसी एक की लायबिलिटी होगी या फिर सभी की होगी, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन, तो सर उसमें क्या होगा, देखो सिंपल है, 1, 1, 2 एंड 3 और 4 ये 4 लोग हैं, ये डिफॉल्ट करता है तो इसका जो हिस्सा होता है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक कोई बर्डन बियर नहीं करेगा। अच्छा, रेशो नहीं है तो इक्वली की बात करेंगे, तो रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट बियर दी लॉस। ये आ गया, ये आ गया, यस। तो इसका मतलब है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल द पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब है जिसने पेमेंट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो अल्टीमेटली एक तरह से वो गारंटी दे रहा है एंड उसके पास पूरा राइट है रिकवर करने का। चलो हम एग्जांपल पे आते हैं। ए, बी एंड सी इन तीनों ने प्रॉमिस किया था डी को 3 लाख रुपए पे करने के लिए।
डी में कंपेल किससे हो, ए बी सी तीनों में से किसी को कंपेल कर सकते हैं। ए बी एंड सी जॉइंट प्रोमिसर एंड पे 3 लाख एंड सी यहां पे क्या होता है दोस्तों, अनेबल टू पे एनीथिंग। तो कंफर्म है, ये बताओ डोंट यू थिंक ए इज एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूट हाउ मच, 150। अच्छा 150 कैसे हुआ, 3 लाख कंट्रीब्यूट करना था, 3 लाख, तो इसका मतलब है ए का कितना बना 1 लाख, बी का कितना बना 1 लाख, सी का कितना बना 1 लाख। अब सी कह रहा है मैं नहीं पे कर पाऊंगा, तो दोस्तों एक बात बताओ 50,000 इसका, 50,000 यहां पे, तो इसका मतलब है 1 लाख में 50,000 और ऐड हो जाएगा, 50 और ऐड हो जाएगा। तो ए और बी दोनों की लायबिलिटी कितनी कितनी हो गई, वो आपका 1.5 हो गया, क्योंकि जो सी का आपका नो डाउट कंट्रीब्यूशन नहीं था तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि रीजन में यहां कोई रेशियो की बात नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यस इक्वली बिटवीन देम। तो उन सबके बीच में इक्वली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। यस गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ही गेम है, एग्जांपल ही समझना है। एक्स वाई एंड जी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे हाउ मच, 6,000, किसको, ए को। अब ए से कंपेल किया गया, ए में कंपेल आइदर एक्स और टू हुम, ए ने कंपेल किया, इन तीनों में से किसी को कर सकते। उसके बाद इफ जी इज कंपेल्ड, किसको किया गया, जी को, और उसने दी होल ऑफ द अमाउंट की बात की, एंड एक्स क्या हो जाता है, इंस्टॉलमेंट, बट उसके एसेट से कितना अमाउंट, 1/2 ऑफ हिज डेट, तो जेड इज इंटाइटल्ड टू रिसीव हाउ मच, 1,000 फ्रॉम होम, एक्स स्टेट, एंड 2,500 फ्रॉम द वाई, क्योंकि एक बात तो 6 है, तो मतलब 2,000 एंड 2,000, ये हो गया आपका। तो उसके बाद जी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो भाई देखो इसका 1000 और प्लस इसका 1000 यही आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे इसकी बात करें, लेकिन बोला नहीं 1000 कैसे, क्यों, क्योंकि रीजन में लॉजिकली देखा जाए तो भाई सिंपल है, 1000 उसके एसेट्स से तो मिल गया इसको, बचे कितने 1000, एंड 1000 क्या होगा डिवाइड बाय 2, तो बचे कितने 500 एंड 500, तो इसका मतलब है 1000 इसको एसेट से मिल गया, 500 एक लॉस हो गया, और 500 यहां पे, तो इसका मतलब दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन, तो ये 500 से क्लेम, तो इसका बर्डन यहां पे आ जाएगा, तो वो यही हो गया, और साथ में 2,500 वाइफ से, तो ये रहा। क्यों, क्योंकि पूरा अमाउंट किसने पे किया था, वो पूरा अमाउंट एक ही पार्टी ने पे किया, तो वो कंपेल कर सकते। और वो कंपेल कैसे हुआ, फिर से रिपीट कर देता हूं, 2,000 की लायबिलिटी थी, लेकिन 1000 वो प्रॉपर्टी में से आ गया, बचे कितने 5, तो इसका मतलब 500 तो बर्डन खुद भी लेना है, और इसके लिए एक्स्ट्रा कितना कंट्रीब्यूट किया था, 2,000 ये और प्लस 500 उसका लॉस, तो मतलब 2,500 से क्लेम हो सकता है, 2,500 से क्लेम हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यस गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे यही सिचुएशन था जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। नाउ वी हैव नेक्स्ट इफेक्ट, यदि किसी एक ज्वाइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया जाए, बोल दिया जाए जा बेटा तू जी ले अपनी जिंदगी, बोल दिया जाए कि तेरे से कुछ भी अमाउंट हम क्लेम नहीं करने वाले हैं, तो क्या उसकी लायबिलिटी होगी, उसको रिलीज कर दिया गया है, तो क्या हम यहां पे उसकी लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये लिखा है द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर इज डील्ड विद, पहली बात सेक्शन कौन सा है 44, यस याद रहे, अच्छी बात, नहीं याद रहे तब भी टेंशन नहीं लेना है, गलत सेक्शन मत लिखना क्योंकि फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, गलत बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वेयर 2 or more person have made a joint promise, a release one of such joint promiser, किसी एक को रिलीज कर दिया, by the promisee does not, other joint promiser does not discharge the other joint promiser or joint promises, neither does it free the joint promiser so released। तो बोला भाई देख ऐसा सुन मेरी बात, अच्छा नीचे एग्जांपल दिया है तो ऊपर क्यों सोचना, ए बी और सी ये 3 जॉइंट प्रॉमिसर थे, पेमेंट करना था दोस्तों 9 लाख रुपीस डी, और डी ने ए को रिलीज कर दिया, कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसकी तकलीफ नो डाउट इसके दिल तक पहुंच गई, इसका असर यहां तक हो गया, तो इसको यहां पे नो डाउट डेफिनेटली यहां पे प्यार था, तो बोला सर इंपैक्ट यहां पे दिख रहा है, यहां पे इंपैक्ट दिख रहा है, तो व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया, तो बोला भाई देखो सिंपल है, इस केस में रिलीज ऑफ ए, पहली बात तो बी और सी की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो ए को रिलीज कर दिया गया, बी और सी अभी भी लायबल वहां पे होने वाले। नंबर 2, दे रिमेन लायबल टू पे एंटायर अमाउंट 9 लाख रुपीस, भाई डी को पूरा पे किया जाएगा, एंड दो ए इज नॉट लायबल, मतलब डी ने डिस्चार्ज किया बट बाकी तो किसी ने नहीं किया ना, तो इसका मतलब है ऑल्दो ए
डी के लिए तो लायबल नहीं होगा, लेकिन रिमेनिंग ध्यान रखना बी और सी के लिए वो लायबल रहेगा। बोला भाई देख ऐसा है, मैंने तुझे डिस्चार्ज नहीं किया है, क्रेडिटर ने तुझे बोला भाई तेरे से नहीं लेंगे, अरे मेरे से तो पूरा ले रहा है, मेरे से तो पूरा ले रहा है। आई नो वेरी वेल क्रेडिटर से तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे से तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली 100% मेरे लिए तो नुकसान है, और मुझे तो कहीं ना कहीं वो चाहिए नहीं चाहिए, यस मुझे तो चाहिए। तो बोला सर उसका क्या सॉल्यूशन है, बोला सॉल्यूशन एक ही है कि भाई सिंपल सी बात है कि भाई जो आप अपनी बात कर रहे हो तो आपके लिए तो नो डाउट मैं लायबल माना जाऊंगा, क्योंकि बी और सी ने इसको डिस्चार्ज नहीं किया, बी और सी ने इसको रिलीज नहीं किया, वो डी ने रिलीज किया, और डी क्या था क्रेडिटर, तो वहां की रिमेनिंग नो डाउट यहां पे उसने डिस्चार्ज नहीं किए। मूव ऑन द नेक्स्ट लॉ ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट इन सेक्शन नंबर, यस अब ये बात किसकी हो रही है, टाइम की एंड प्लेस की। तो दोस्तों आज अब हम लोग बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड प्लेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस। तो सर एक बात तो क्या टाइम एंड प्लेस इज मैंडेटरी, आंसर इज नो। इफ देयर इज नो टाइम एंड देयर इज नो प्लेस, then definitely we'll talk about the reasonable time and the reasonable place will be there. But first of all we have to concentrate on this term, and वो term क्या कहते हैं कि time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified। ना ही अप्लाई किया गया कि किस वक्त पे और किस टाइम पे किस प्लेस पे परफॉर्म करना है, और ना ही कोई टाइम स्पेसिफाइड है। तो बोला जहां पे कोई टाइम स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, जहां पे किसी अप्लाई की बात ना करें, तो बोला फिर उस केस में यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रीजनेबल टाइम। तो हम किस पे बात करेंगे, रीजनेबल टाइम, एंड रीजनेबल टाइम डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे वेरी करते हैं एंड उस पर डिपेंडेंट करते हैं, और ये अलग अलग केस के सिचुएशन बताएंगे कि क्या टाइम रहेगा किसके रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। बट वाई, क्योंकि नाइदर द एप्लीकेशन हैज बीन मेड एंड नॉर द टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड, तो दैट्स व्हाई रीजनेबल टाइम विल बी देयर। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, रीजनेबल टाइम पे रहने वाला है, हमारा फोकस किस पे होगा, दैट इज सेट टू बी द रीजनेबल टाइम, यस उसके अलावा किसी और की बात नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट, द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, द नेक्स्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, टाइम स्पेसिफाइड है बट नो एप्लीकेशन टू बी मेड, बट द टाइम स्पेसिफाइड। तो यदि बोला कि एक सर्टेन डेट पे आपको डे पे परफॉर्म करना है, यस तो प्रॉमिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिसर इज यस अंडर ऑब्लिगेशन विदाउट इवन एनी एप्लीकेशन। कब की बात कर रहे हैं कि सर उस डे पे आप कभी भी किसी भी टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, बट ध्यान रखना वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस आवर्स होना चाहिए, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस आवर्स होना चाहिए। यस यू ट्राई, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उस डे पे नॉर्मल बिजनेस आवर्स की बात करते हैं, एंड प्लेस एट विच द प्रॉमिस आउट टू बी परफॉर्म्ड, इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस आवर्स की बात करें। 9 से 6 यदि बिजनेस आवर्स है तो डेफिनेटली 9 to 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल, इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज ऑफर टू से, यस क्या लिखा है 8:30 PM, द प्रॉमिसी में रिफ्यूज, क्योंकि रीजन बिंग ये नॉर्मल बिजनेस आवर्स नहीं है, दिस इज नॉट सेड टू बी द नॉर्मल बिजनेस आवर्स। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ऑप्शन है क्या करने का, रिजेक्ट करने का। So that's why what we can do, we can reject. That's why what we can do, we can reject. Come to the next part. So apply application performance on a certain day to be performed, yes, at a proper time and the place. तो बोला भाई देखो सिंपल है, किसी सर्टेन डे पे परफॉर्म करना था तो प्रॉमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन। बोल दिया था पहले ही, सर उस दिन पे परफॉर्म मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप क्लियरली बताओगे तभी कितने बजे और किस प्लेस पे हमें वो परफॉर्म करना है। तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू टेल कि मुझे परफॉर्म कब करना है, मुझे बताओ। डे तो आपने बता दिया, लेकिन उस डेट पे नो डाउट हमें किस टाइम में बात करेंगे, तो यूजुअल बिजनेस आवर्स, और साथ में यहां पे बात करते हैं यस प्रॉमिस यू टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस। तो एट अ प्रॉपर टाइम प्लेस और विद इन यूजुअल टाइम आपको अप्लाई करना, तो ओनली देन द प्रॉमिसर विल बी एबल टू परफॉर्म, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन की नीड थी, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट। अच्छा, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस,
वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस हैज बीन फिक्स्ड, मतलब ना तो अप्लाई की बात कर रहे हैं और ना तो कोई प्लेस फिक्स किया गया। सिंपल, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर ऐसे केस में जब हम परफॉर्म करेंगे तो देयर विल बी अ टर्म एंड विच इज नॉट द रीजनेबल प्लेस, देन इट इज सेड टू बी रीजनेबल प्लेस। तो ए अंडरटेक टू डिलीवर thousands, yes, amounts of jute to B on a fixed date. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him on such place. इसका मतलब है कि यहां पे it's a duty of the promisee, it's a duty of the promisee for what? That you need to apply. You have to tell the place, the reasonable place. Yes, for what purpose? For performance. क्यों? क्योंकि पहले से यहां पे कोई प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो ये हो गया नेक्स्ट पार्ट में। सो परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द होम, बाय द प्रोमिसी ओवर देयर। तो दोस्तों परफॉर्म करना है उस मैनर में जो हमने डिसाइड किया था, उस टाइम पे जो फिक्स हुआ था, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसके लिए? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखो पहली बात ये समझना जरूरी है कि सर व्हाट वुड बी द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्हाट वुड बी द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हम किसको बोलते हैं? तो हमारे लिए इस बात को समझना जरूरी है कि सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस अल्टीमेटली होता क्या है। तो गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि सर ऐसा कोई भी प्रॉमिस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, इट मींस ए is able and willing to deliver the goods and B is able and willing to make the payment. So which means the promise of A dependent on the promise of B, which means once the B is ready and willing to perform, then A is also ready and willing to perform. तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि that you are ready and willing to perform or not. If you are ready and willing to perform, then I am also ready and willing to perform. Then it is said to be reciprocal promise. Then it is said to be reciprocal promise. So A and B contract that A shall deliver the goods to B, but कब? To be paid for by B on the delivery date. तो भाई सिंपल है, गुड्स आपको डिलीवर करना है और वो तब की बात करें जब आप क्या करते हैं? डिलीवरी डेट पे आपको पेमेंट करते हैं। एंड इफ यू आर रेडी एंड विलिंग टू पे, देन आई एम रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। तो एक पार्टी का प्रॉमिस, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन दूसरे पार्टी के अगेन विलिंगनेस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो यदि रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म है तो आई एम ऑल्सो रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, तो मैं भी वहां पे परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस का सेगमेंट। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट द पार्टी विल डिसाइड, ये पार्टी डिसाइड करेंगे, एक्सप्रेसली फिक्स होगा कि पहले ए पे करेगा या फिर पहले गुड्स डिलीवर किया जाएगा। तो क्या होगा? दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द पार्टी। तो व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस जहां पे क्लियरली फिक्स किया गया तो फिर उसी ऑर्डर में हम परफॉर्म करने की बात करेंगे। एंड जहां पे ऑर्डर नहीं फिक्स किया गया है तो फिर उस केस में शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड। फिर वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात, जैसे एक बाबू तो हम लोग गुड्स मंगाते हैं अमेज़न कैश ऑन डिलीवरी की बात करते हैं। यस, तो इसका मतलब है पहले वो एग्जीक्यूटिव गुड्स लेके आता है, फिर हम पेमेंट की बात करते हैं। इट्स सीओडी, क्योंकि नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमने बात की तो नेचर ऑफ द गुड्स के दैट यू हैव टू डिलीवर द गुड्स एंड देन आई विल मेक द पेमेंट। तो फिर उस पर डिपेंड करता है क्योंकि यहां पहले से कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं है। सो ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड हाउस फॉर बी एट अ फिक्स प्राइस एंड ए इज प्रॉमिस टू बिल्ड हाउस मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर बी इज प्रॉमिस टू पे फॉर इट। इसका मतलब पहले आपको घर बनाना है एंड देन उसके बाद आपको पेमेंट की बात करें। जैसे मान लो मैंने अपने घर पे कारपेंटर को बुलाया और मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे फर्नीचर बना के आपको देना है। तो कारपेंटर ने कहा सर पेमेंट, मैंने कहा काम आप खत्म कर दो एंड उसके बाद पेमेंट की बात हो जाएगी। जो भी पेमेंट आपका बनता है तो वो उस टाइम पे कर दिया जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। तो भाई सबसे पहले उस काम को आपको करना, कंप्लीट करना जरूरी है, तो पहले उसको आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। So when you are able and willing to deliver, when you are able and willing to perform, then I am also ready and willing to perform over there. तो भाई आपको कारपेंटिंग का काम बोला गया था, फर्नीचर बनाने के लिए बोला गया था, तो फर्नीचर जैसे आपने बनाया तो मेरी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई एंड आई एम रेडी टू परफॉर्म ओवर देयर। ये रखा था। अच्छा मान लो
एक पार्टी जिसकी परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है और आप चाहते हो आपको परफॉर्म ना करना पड़े, और इससे बचने के लिए आपने कहीं ना कहीं इंटरप्ट किया, आपने कहीं ना कहीं रोका। किसको? आपने रोका किसको? पर्टिकुलर पर्सन को, ताकि वो परफॉर्म ना कर सके। और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो मैं भी बोलूंगा भाई मैं क्यों परफॉर्म करूंगा? तो दैट इज योर डिफॉल्ट। सामने वाला पार्टी परफॉर्म करने के लिए तैयार है, बट आप कहीं ना कहीं उसको परफॉर्म करने से रोक रहे हैं। तो लॉ ये कहता है कि यदि ऐसा सिचुएशन और ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज हुआ तो ऐसे केस में डेफिनेटली 100% नो डाउट ऑब्लिगेशन उस पार्टी की होगी, वो लायबल होगा डैमेज के लिए जिसने परफॉर्म करने से रोका, और उसके बाद जिस पार्टी को रोका गया उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के साथ साथ उसको जितने का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए वो डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज योर डिफॉल्ट, क्योंकि आप उसको कोशिश कर रहे हैं ताकि वो परफॉर्म ना कर सके, एंड आपकी कोशिश की वजह से नो डाउट उसको लॉस भी हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल नहीं करेगा। इवन जो आपको लॉस है, जो डैमेजेस है, हम इवन उसको क्लेम करने की भी बात करते हैं। तो चलिए एग्जांपल पे आते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए, एंड व्हाट अबाउट द अमाउंट? दिस इज सेड टू बी द कंसिडरेशन 1000 rupees. So 1000 rupees. B ready and willing to execute the work accordingly, but A कहीं ना कहीं उसको रोक रहा है ताकि वो काम ना कर सके। तो दोस्तों ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट अब B के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइडेबल हो गया, एंड B चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और इतना ही नहीं दोस्तों, इवन उसकी खुद की जो ऑब्लिगेशन है उसको भी वो परफॉर्म करने से मना करेगा, और साथ ही साथ जो नॉन परफॉर्मेंस से लॉस होगा तो अगेन वो लॉस भी क्लेम कर सकता है। तो तीन बातें, यू हैव अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 यू हैव राइट टू क्लेम द डैमेज, एंड नंबर 3 यू कैन ऑल्सो डिनाई टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, विच मीन्स आपको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द टर्म विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस, एंड ये कहानी आपको समझना है। चलिए आगे बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द परफॉर्मेंस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो सेक्शन नंबर 54 क्या कहते हैं कि वेयर प्रोमिसेस किस नेचर का है? रेसिप्रोकल, एंड डिपेंडेंट है एक दूसरे के परफॉर्मेंस पे, एंड इफ द प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म, मतलब जिसको परफॉर्म करना था बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी, और यदि फर्स्ट पार्टी जिसको परफॉर्म करना था वो फेल हो जाते, देन वो दूसरे पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मुझे बोला गया था सर यू नीड टू मेक द पेमेंट फर्स्ट, और यदि मैं पे नहीं कर रहा हूं तो मैं गुड्स के लिए नो डाउट अप्रोच नहीं कर सकता हूं, मैं इंसिस्ट नहीं कर सकता हूं कि आप गुड्स डिलीवर करो। एंड इतना ही नहीं, मेरी वजह से जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भी मैं भरपाई करूंगा, बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस जो उसको नुकसान हो रहा है उस कॉम्पनसेशन को भी मुझे देना पड़ेगा। आई विल ऑल्सो लायबल टू कॉम्पनसेट ओवर देयर, तो मुझे उसको कॉम्पनसेट भी करना जरूरी है। यस गाइस, तो वो कॉम्पनसेट भी होगा। चलिए जैसे एग्जांपल, ए हायर्स B's ship and to take in and convey from Kolkata to the Mauritius a cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for its conveyance, but A ने जो कार्गो प्रोवाइड करना था वो नहीं प्रोवाइड किया। यस, तो ए अब क्लेम नहीं कर सकता बी से परफॉर्म के लिए। बी को ये नहीं कह सकता कि सर वो आपको गुड्स कन्वे करने, और इतना ही नहीं, ए का डिफॉल्ट है तो वो लायबल होगा बी को जितना नुकसान हो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो बी को जितना नुकसान होगा अगेन वो भी आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल, ए हायर बी टू मेक अ शू रैक, जूता रखने के लिए बोला रैक बनाना है भाई। ए विल सप्लाई, बोला लेकिन आपको प्लाईवुड मतलब उसके लिए मटेरियल सप्लाई करना है, फेविकॉल अदर आइटम जो भी है, तभी मैं शू रैक बना पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो बी यहां पे क्या हो गया दोस्तों? अराइव उस पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट डेट पे, उस डेट और टाइम पे पहुंच गया, बट वो सारे मटेरियल नहीं थे, तो इसका मतलब वहां पे बी का डिफॉल्ट नहीं, इट्स डिफॉल्ट ऑफ ए, क्योंकि उसने मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया। बोला भाई देख सिंपल है, यहां पे अब
एक कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। और बी इवन, ध्यान रखना, वो कॉम्पनसेशन जो लॉस हुआ वो लॉस भी आपसे डिमांड कर सकता है। सो वॉट एवर बी द लॉस ड्यू टू योर डिफॉल्ट, तो दैट लॉस विल ऑल्सो बी क्लेम, तो उस लॉस को भी क्लेम यहां पे किया जाए। इसको भी हम क्लेम करने की यहां पे बात करें। तो ये रहा किस केस में कि जहां पे एक पार्टी की परफॉर्मेंस, एक पार्टी की ऑब्लिगेशन दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, और यदि एक पार्टी परफॉर्म नहीं करता है तो उस केस में दूसरे पार्टी से आप परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, यदि किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ तो वो अगेन आप लॉस को भी क्लेम कर सकते हो। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म। नेक्स्ट पार्ट, क्या सर टाइम एसेंशियल हो सकता है या नहीं? तो अब हम बात करते हैं कि टाइम जहां पे एसेंशियल और यदि परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड, एंड जहां पे टाइम के वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, और यदि वहां नहीं परफॉर्म हुआ तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, प्रोमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डेबल हो जाएगा। देन प्रोमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, दैट इट इज टू बी वर्डेबल। अच्छा, टाइम यदि क्या है दोस्तों, व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, बट यू हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस। तो जो लॉस होगा उस टाइम में परफॉर्म नहीं करने से, तो वो आप डैमेज क्लेम कर सकते। अच्छा, इफेक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस एट द टाइम अदर देन यू कैन से द एग्रीड अपॉन, मतलब जो एग्री किया गया उसके अलावा। तो बोला जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल था दोस्तों, प्रोमिसर ने परफॉर्म करना था बट उसने परफॉर्म नहीं किया, और प्रोमिसी इवन वो डिले हो गया उसके बाद भी उसकी परफॉर्मेंस को यदि एक्सेप्ट करता है, तो पहली बात ध्यान रखना, वो लॉस डिमांड नहीं कर सकता है जब तक कि टाइम एक्सेप्टेंस के वक्त उसने पहले से नोटिस ना दे दिया। इसका मतलब है कि टाइम मेंशन्ड है तो यू कैन क्लेम दी डैमेजेस। आपने नोटिस दे दिया तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द डैमेज ओवर देयर। तो सिंपली यहां पे मैं बात किसकी कर रहा हूं, कि टाइम रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस। यस, अब मैं यहां पे इसका कंक्लूजन नोट कर रहा हूं। तो गाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट डिवाइड इनटू टू सेपरेट पार्ट। तो पहला पॉइंट है कि टाइम जो है दोस्तों, टाइम इज एसेंशियल। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले पहला पॉइंट, इफ प्रोमिसर fails to perform within time जो फिक्स किया गया, देन तो फिर उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्डेबल। एट द ऑप्शन ऑफ suffering, that is agreed party, that is promising. Yes, promising के पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 2, if promisee क्या करते हैं, accept the performance even after what, even after expiry of टाइम। तो फिर उस केस में दो बातें, सबसे पहले नो डैमेज, नो कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज, for damage can be claimed। क्यों ऐसा, as no notice given। तो आपने ऐसा कोई भी नोटिस यहां पे नहीं दी,
नंबर 2, दूसरे पॉइंट में कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज कैन बी क्लेम्ड, बट वो तब इफ नोटिस गिवन, यदि इसके रिगार्डिंग आपने नोटिस दिया। ये हो गया पहला पार्ट। नंबर 2, टाइम इज नॉट एसेंशियल, मतलब टाइम तो है बट एसेंशियल नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा? प्रॉमिसी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट यहां पे वॉइड नहीं माना जाएगा। नंबर 2, प्रॉमिसी क्या कर सकते हैं? कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। इसके लिए दोस्तों, फॉर डैमेज। किसके लिए? डैमेज के लिए। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, यदि वो रीजनेबल टाइम में यहां पे यदि परफॉर्म नहीं हुआ, ऑल्दो टाइम एसेंशियल नहीं था, लेकिन फिर भी रीजनेबल में नहीं परफॉर्म हुआ, तो फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यस, तो इसका मतलब है यहां पे इफ देयर इज अ फेलियर टू परफॉर्म, कब दोस्तों? विद इन reasonable time, then promisee can cancel the contract। तो फिर उस केस में प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते। तो ये रहा टाइम से रिलेटेड टर्म्स जो हमने यहां पे डिस्कस किया। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। गाइस, एक ऐसा एक्ट जो परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बोला सर यदि वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियस है, इंप्लाइड है, क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइड, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि सर वो काम हो ही नहीं सकता है, चाहे उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पार्टी को पता हो या ना। लेकिन यदि एक पार्टी को इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता है और यदि दूसरे को नहीं पता है, देन दैट विल बी अ केस ऑफ द फ्रॉड। तो फिर वह डैमेज क्लेम होगा। तो ए हिंदू हु वाज ऑलरेडी मैरिड कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी अ हिंदू गर्ल, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ए बीइंग मैरिड पर्सन, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? वो मैरिज नहीं कर सकते। तो इन दिस केस ए मस्ट मेक अ कॉम्पनसेशन टू हुम बी फॉर द लॉस caused due to her by the non-performance of the contract. If known to the parties, then it would be observed that the agreement क्या होगा? बेसिकली यहां पे void माना जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा बेसिकली? और यदि अननोन है तब भी कॉन्ट्रैक्ट void, नॉन है तो इनको भी फिर से अगेन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो इसका मतलब है यहां पे हम बात करते हैं प्रोविजंस relating to performance of, तो पूरा लिख लेते हैं यहां पे, provisions relating to briefly impossible act। विच एक्ट? इम्पॉसिबल एक्ट। तो इम्पॉसिबल एक्ट यदि है तो फिर क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पॉसिबल एक्ट। तो गाइज सबसे फर्स्ट तो यहां पे लिखना है इन जनरल, इन जनरल इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट
बिटवीन द पार्टीज, इसके रिगार्डिंग रिलेटिंग टू इम्पॉसिबल एक्ट। तो फिर आज से सच कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइड। तो हम उसको क्या नाम देने वाले हैं यहां पे? वॉइड देने वाले। देन इट इज सेड टू बी वॉइड, फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव अ सेकेंड पॉइंट, दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशंस। इन दिस रिगार्ड, तो इस इसके रिगार्डिंग हम सिचुएशंस की बात करें। तो गाइज वी हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 सिचुएशन यहां पे बात कर लेंगे। तो सिचुएशन नंबर 1, इफ इम्पॉसिबल एक्ट नॉन टू बोथ पार्टीज। यदि दोनों पार्टी को पता है दोस्तों, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? सिंपल इंप्लाइड है, वॉइड होगा। नंबर 1। नंबर 2, इफ इम्पॉसिबल एक्ट, यहां पे हम बात करें नॉट नोन टू whom? टू दी पार्टीज। तो दोनों में से किसी भी पार्टी को इसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अगेन द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल बिकम वॉइड। अच्छा, इन दोनों में डैमेज की बात नहीं होगी, कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पार्टी को ये तो पता ही है, तो नहीं पता। नेक्स्ट में, इफ वन पार्टी हैविंग knowledge of impossibility, एक पार्टी को पता है दोस्तों, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा ही, क्योंकि इम्पॉसिबल एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, प्लस साथ ही साथ एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकते हैं? कैन क्लेम डैमेजेस। एग्री पार्टी यहां पे क्या क्लेम कर सकते हैं? इवन डैमेज क्लेम हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन कि जब इस तरीके के एक्ट होगा तो फिर यहां पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, तो पहले में बोला गया सर नॉन, तो बी नॉन टू द पार्टीज, बी प्रॉमिस टू पे सम ऑफ ₹5 लाख इफ ही इज एबल टू swim across the Indian Ocean from Mumbai to, तो दोनों पार्टी को पता ही हो नहीं सकता। इफ नॉन टू द पार्टीज, तो देयर इज नो रियल एग्रीमेंट, यहां पे कोई रियल एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अननोन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टू सेल इज ब्राउन हॉर्स और हाउ मच 250, एंड दोनों की ये बात पता नहीं है कि उसकी ऑलरेडी क्या हो चुकी, डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों पार्टी को यहां पे नहीं पता है। नेक्स्ट, इफ नॉन टू वन पर्सन, तो इस केस में जो सफर करेगा तो उसको आपको कॉम्पनसेट करना, तो यहां पे कॉम्पनसेशन का पार्ट ऐड हो गया, तो दैट्स व्हाई द कॉम्पनसेशन विल बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट, तो द नेक्स्ट सेगमेंट हियर वी हैव द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड विच डील्स विद द सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखो, सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होता है कि जो काम इनिशियली पॉसिबल था बट लेटर ऑन वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल होगी, लेटर ऑन इम्पॉसिबल होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को, घर में एक इलेक्ट्रीशियन को हायर किया और मैंने कहा कि पूरे घर में मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, पूरी वायरिंग फिट करवानी, वो आपको करना है। उसने कहा सर इट विल टेक अराउंड यू कैन से द 1 मंथ, 1 महीने लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेट इट बी। सो उसने क्या किया, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करना, जो वायरिंग का था वो करना शुरू किया, बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ यू कैन से द 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब जो काम पॉसिबल था बिगिनिंग में, लेटर ऑन वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल।
तो दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, एंड इवन वी कैन से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इवन उसको नाम देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इवन उसको नाम देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ध्यान रखना। तो दोस्तों अब वो कोई भी रीजन होगा, इलीगल भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर। बस ये है किसकी वजह से, जैसे मान लो एक पर्सन है जो इंडिया में, एक पर्सन है जिस कोई फॉरेन कंट्री में, इंडिया और उस कंट्री में क्या हो गया, वॉर हो गया, तो दैट्स वाई वो पर्सन आज से क्या हो गया, वहां की सरकार क्या हो गया, हमारे लिए एलियन एनिमी, एंड दैट्स वाई वी विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। तो सिचुएशन हियर वी हैव कि फिर से वो आपका इंपॉसिबिलिटी होगी। तो दोस्तों सम टाइम द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल इनिशियली, बट लेटर ऑन कहीं ना कहीं क्या हो गया, ड्यू टू सर्टेन इवेंट, ड्यू टू चेंज इन द लॉ, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो दैट्स व्हाई द नेम इज सेड टू बी सब्सिक्वेंट सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, और इवन इसको पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इंपॉसिबिलिटी का नाम भी देते हैं। इफेक्ट क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाना है, एंड कोई भी पार्टी यहां फर्दर किसी भी तरीके से परफॉर्म करने की बात नहीं करेंगे तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी, डिस्चार्ज। जैसे एग्जांपल है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड मैरिज, तो ए क्या हो गया यहां पे, मैड, तो बिकम मैड। तो अब इस केस में क्या हो गया, बिकॉज ए मैड हो गया, अब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इट्स सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, सिंपल। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। तो इसका मतलब यहां पे दो एक्ट की बात करें, एक लीगल भी है और दूसरा इलीगल भी है। हम सीधे एग्जांपल पढ़ते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। ए एंड बी एग्री दैट ए विल सेल हाउस टू बी, ध्यान रखते हैं यहां पे ए के पास घर है, ये घर है, और वो बी से एग्री हो रहा है इस घर को बेचने के लिए। बोला सर प्राइस कितना है, बोला 50 लाख रुपीस। बोला अच्छा ये घर का इस्तेमाल किस लिए करोगे, बोला भाई देखो घर का जो इस्तेमाल होगा वो गैम्बलिंग पर्पस के लिए होगा। तो इसका मतलब है एक एक्ट घर बेचना वो लीगल हो गया, लेकिन यूज ऑफ द हाउस दैट इज सेड टू बी गैम्बलिंग, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इलीगल हो गया। और बोला कितने अमाउंट की बात करें, फर्दर सम ऑफ रुपीज 75 लाख। तो पहला सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दैट इज जो घर बेचने की बात हुई, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसको जो एक्ट करने की बात हो रही है वहां पे, ऑब्जेक्ट जो है वहां पे उस घर पे करने का, वो अनलॉफुल है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो वो वॉइड हो जाएगा। तो द वन विच इज सेड टू बी वैलिड, तो गेटिंग द हाउस, सेलिंग द हाउस, परचेजिंग ऑफ द हाउस, इट्स सेड टू बी वैलिड, बट डूइंग ए गैम्बलिंग एक्ट देन इट इज सेड टू बी वॉइड, तो उसको वॉइड माना जाएगा क्योंकि वो अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया। चलिए नेक्स्ट, ऑल्टरनेट, मतलब सर एक गुड्स के बदले या तो ये गुड्स ले लो या तो ये ले लो, या तो आप ये ले लो, जैसे बोला कि भाई सिंपल आइदर यू कैन बाय राइस और यू कैन बाय व्हीट, चलेगा, आइदर यू कैन गेट द कॉफी और यू कैन गेट द टी, चलेगा, इट्स ऑल्टरनेटिव। बट यदि कोई कहता है सर आइदर यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गेट द राइस और यू कैन गेट द स्मगल्ड ओपीएम, तो गाइस देखो राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन ओपीएम वाले की बात करें वो ड्रग्स है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी वॉइड, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, क्योंकि एक ब्रांच उसका इलीगल है और इलीगल ब्रांच को अलाउ नहीं किया जाएगा। नाउ द वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, बहुत ही रेलेवेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इस पे नो डाउट लास्ट अटेम्प्ट में ही आया हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट पे। यहां पे बोला गया कि मान लो एक पार्टी के डेट्स हैं, एक डेट है 10,000 रुपए का, एक डेट है उसका मान लेते हैं 15,000 का, और एक डेट है मान लो उसका आपका 26,000 का, 26,000। तो बोला ये तीन अलग अलग डेट्स हैं और जिसमें से एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे 20,000। बोला जिसमें से एक डेट टाइम बार्ड हो चुका और ये भी मान लेते हैं टाइम बार्ड हो चुके हैं। तो बोला सर अब यदि वो पेमेंट करता है, यदि वो क्या करता है, पेमेंट, तो ये बताओ जब वो पेमेंट करेगा, मान लो उसने क्या किया, दो चेक दिए, एक चेक दिया 10,000 का और एक चेक दिया मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे 18,000। बोला अब ये बताओ ये पेमेंट किसके लिए मान के चलोगे, क्योंकि इसने कुछ बताया ही नहीं कि सर वो
जो डेट डिस्चार्ज नहीं हुआ, टाइम बार्ड नहीं, उसके लिए पे कर रहा है, या फिर जो टाइम बार्ड हो चुका उसके लिए, किसके लिए माना जाएगा? तो अब ये पॉइंट आता है। तो सम टाइम डेटर ओज सेवरल डेट्स एंड टू द सेम क्रेडिटर, एक ही क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, एंड वो पेमेंट करता है बिना किसी भी तरीके से कुछ भी बात की, मतलब बेसिकली विच इज नॉट, ऑल्दो वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब सारे डेट्स को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, और यदि वो नहीं बताते तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब यहां पे डेट्स इतने हैं बट उसने इतना किया, तो इसका मतलब वो इनसफिशिएंट है। तो बोला ऐसे केस में वो पेमेंट क्या होगा? अप्रोप्रिएट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बोला सर वो अप्रोप्रिएट होगा, तो होगा कैसे? तो यहां पे मैं अब वही अप्रोप्रिएशन आपको सिखाने जा रहा हूं, मैं वही अप्रोप्रिएशन सिखाने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। यदि पहले पॉइंट की बात की जाए तो यह कह रहा है कि सर वहां पे क्लियर कट बोल दिया गया है कि आपको यह पेमेंट किसके साथ एडजस्ट करना है। यदि यहां पे बोल दिया गया कि सर 10,000 इस वाले अमाउंट के लिए, 18,000 आपको इस वाले अमाउंट के लिए, जो बच गया तो आप इसमें एडजस्ट कर लेना, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो आपने अमाउंट एक्सेप्ट किया मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली का मतलब है जिस तरीके का इंडिकेशन दिया गया, जिस तरीके का इंडिकेशन दिया गया था आपको उसी मैनर में, उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना। तो द इंडिकेशन द डायरेक्शन एज गिवन, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, यदि नहीं बताया गया तो फिर क्या होगा? तो बोला फिर देखो, डेटर हैज ओमिटेड टू इंडिकेट और इंटीमेट एंड देयर इज नो अदर सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि पहले अमाउंट किसके लिए क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो भाई क्रेडिटर में अप्लाई इट एज, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो डेट था 15,000 का, 10,000 मान लेते हैं पहले, फिर डेट था आपका 15,000 का, फिर डेट था आपका मान लेते हैं 20,000 का, फिर डेट था आपका 18,000, और ये क्या हो चुका है, टाइम बार्ड, ये भी टाइम बार्ड हो गया। अब आपने चेक दिया, एक दिया आपने कितने का, मान लेते हैं 8,000 का, और एक आपने कितने का दिया 11,000। बोला अब किसके साथ एडजस्ट करूं? तो बोला भाई देख मेरी मर्जी है, और मैं तो पहले क्या करूंगा कि जो डेट मैं रिकवर नहीं कर सकता हूं, द डेट विच वी कैन नॉट रिकवर, वेयर इट्स रिकवरी इज नॉट, इज और इज नॉट बार्ड, चाहे उसकी रिकवरी हो सकती है नहीं, तो लॉजिकली हम उस डेट की बात करेंगे जहां पे नो डाउट रिकवर नहीं हो सकता। तो इसमें बोला गया कि एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट इज रिकवर्ड और नॉट, चाहे वो टाइम बार्ड हो चुका हो या नहीं, इन फोर्स। तो फिर सिंपल सी बात है, हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू डिस्प्यूटेड डेट, मतलब जहां लड़ाई उस पर नहीं आना है। जैसे मान लो दोनों में आपका फॉर एग्जांपल 31,000 को लेकर डिस्प्यूट है कि मतलब ये डेट है भी नहीं, बोला इस पे एडजस्ट नहीं करोगे क्योंकि डिस्प्यूटेड है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। बट यहां पे डिस्प्यूटेड नहीं है, तो बोला पहले मैं इन दोनों अमाउंट को इसके साथ एडजस्ट कर लूंगा, या फिर पहले मैं चाहूंगा तो इसके साथ एडजस्ट कर लूं, मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि मैं ये दोनों डेट टाइम बार्ड नहीं हो, इसको तो रिकवर कर सकता हूं बट इसको रिकवर नहीं कर सकता हूं। ये हो गया। नेक्स्ट कहानी, तीसरी कहानी, तीसरी है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी, किसी ने अप्रोप्रिएट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? बोला भाई देख ऐसा है, ऐसे केस में आपको इक्वल स्टैंडिंग की बात करते हैं, द पेमेंट शुड बी अप्लाइड इन discharge of each proportionately. So where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debt in order of time. इसका मतलब है order of time, मतलब पहले कौन सा डेट लिया गया, order of time, whether they are or yes, चाहे वो टाइम बार्ड हो रखा हो या नहीं। जैसे मान लो एक डेट है आपका 10,000 का, ये लिया गया था 1/3/2024 को। मान लो एक डेट है आपका 15,000 का, ये लिया गया था 1/4/2023 को। मान लो एक डेट है आपका 18,000 का, ये लिया गया था 1/02/2020 को। और एक मान लो यहां पे आपका 15,000 का,
ये लिया गया था एक, ये मान लो ये सारा ड्यू डेट है, ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ड्यू डेट, मतलब इस दिन पे करना है। यस, तो बेसिकली इन ऑर्डर में अमाउंट लिया गया था और ये ड्यू आ रहे हैं। तो ये 1/02/2019। तो बोला सर जो सबसे पुराना है पहले उसके फिर से, मतलब बेसिकली जो लास्ट था पहले वो ऑर्डर में इस तरीके से, चाहे वो टाइम बाउंड हुआ हो या नहीं, तो फिर आपको उस ऑर्डर में लेके चलना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं सर ये एप्रोप्रिएशन की बात यदि की जाए, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, तो फिर उस केस में क्या यहां पे बोल सकते हैं सर एक बात, दो बात, तीन बात, तीन बात, पहला इफ ऑर्डर, इफ डेटर हैज ऑलरेडी specified the what, the order of appropriation, यदि उसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, अप्रोप्रिएशन ऑर्डर फिक्स कर रखा है, तो फिर क्या होगा यहां पे, तो इन दैट केस appropriation accordingly। तो फिर अप्रोप्रिएशन आपको उसके अकॉर्डिंगली होगा। नंबर 2, इफ सेकेंड पार्ट में डेटर हैज नॉट स्पेसिफाइड, यस क्या नहीं स्पेसिफाई कर रखा है, द ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो फिर उस केस में क्रेडिटर ऑन इट्स ओन क्या करता है, मेक्स द एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब है वो अपने हिसाब से क्या करने वाला है दोस्तों,